हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हमारी विज्ञान की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है युवा अवस्था यानी एडोलेसेंस। बच्चों, ये जो युवा अवस्था है ये क्या होता है? मुख्यतः ऐसा कहा जाता है ये 12 साल से लेकर 17 साल के बीच की अवस्था को मनुष्यों में, ठीक है। तो युवा अवस्था में हम मनुष्यों के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से बदलाव आते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर की जो गति होती है बढ़ने की, वो किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज की इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आज की इस कक्षा को शुरू करते हैं पढ़ना हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 2 और जिसका नाम है युवा अवस्था यानी कि एडोलसेंस। तो बच्चों, आज हम एक ऐसी अवस्था के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर जनरली बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम बड़ों के कैटेगरी में इन्वॉल्व होंगे या फिर हम छोटों की कैटेगरी में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है कि हमें तो लग रहा है कि हम बड़े हो गए, लेकिन घर वाले हमें वक्त वक्त पर बताते रहते हैं कि नहीं, अभी आप बड़े नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले अगर एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करूं मैं एडोलसेंस की, तो यहाँ पर आपके 12 वर्ष के बाद की जो आयु है, यानी कि जब आपकी आयु में टीन लगना शुरू हो जाए, आप कहेंगे 13, 14, 15, 16, तो जब ये टीन वर्ड आपकी एज में लगना स्टार्ट हो जाता है तो आप बन जाते हैं टीनेजर। और जो टीनेजर्स की एज होती है ये बहुत ज्यादा आपकी कंफ्यूजन वाली एज होती है। आप बहुत ज्यादा पेयर ग्रुप से अपने अट्रैक्ट होते हैं, उल्टे उल्टे डिसीजंस लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत ही साइंटिफिक रीजन है। आप ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी में इस तरीके के डेवलपमेंट होते हैं कि आप ये करने पर मजबूर हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी आपका इन्फ्लुएंस उस तरफ ज्यादा चला जाता है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से होंगी आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे एडोलसेंस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यौवन यानी कि युवा अवस्था आपके एडोलसेंस के बाद ही आप मतलब एडोलसेंस आपकी खत्म होगी, टीनेजर आपकी खत्म होगी, फिर आप बन जाएंगे युवा, आप बन जाएंगे अडल्ट। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें किस तरीके से आपको सहनी है, समझनी है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। युवा अवस्था मानव विकास की वह परिवर्तनकारी अवस्था है जिसके दौरान एक तरुण परिपक्व होकर वयस्क हो जाता है। ये परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें बच्चों में अधिक विलक्षण और बौद्धिक परिवर्तन देखे जाते हैं। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक का समय मानसिक और सामाजिक परिवर्तन का समय होता है। यानी कि जब आप छोटे थे तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट डोरेमोन, शिनचैन और दूसरे कार्टून थे। ये देखना था कि आपके पास टॉयज अच्छे होने चाहिए आपके फ्रेंड से कंपैरिजन में। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपका इन सब टॉपिक से हटकर ध्यान कहीं और लगता है, और उस वक्त पर आप बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर थोड़ा सा प्रेशराइज फील करते हैं। क्योंकि सोच के देखिए बच्चों के एकदम से आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट रख दिया गया है जिसके बारे में आपको नहीं बताया गया है, तो क्या होगा, तब आप थोड़े से कंफ्यूजन में आ जाएंगे। अब बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उस दिन से उसके शरीर की वृद्धि आरंभ हो जाती है। जन्म से बचपन तक का समय शैशव काल कहलाता है, यानी कि बच्चे से लेकर जो आपका मतलब इनिशियल पीरियड है। अगर मैं अभी तो आप टीनेजर बन चुके हैं क्योंकि आप क्लास 8 में आ चुके हैं, लेकिन हम बात करें नर्सरी, पहली, दूसरी, तो इन सब में आप क्या देखेंगे, बच्चा अब क्या है, तब वो शैशवकाल, मतलब शैशवकाल इन द सेंस आप ले सकते हैं कि जन्म से लेकर कुछ टाइम पीरियड तक। यह समय अर्थात शैशवकाल सामान्यतः 7 से 8 वर्ष की आयु तक रहता है। शैशवकाल में आकर बच्चा तेजी से बढ़ता है। 10 या 11 वर्ष की आयु पार करने के बाद अचानक वृद्धि उत्प्रेषक भी होती है। यानी कि आप यहाँ पर सिंपली देखेंगे कि जब बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद जो उसके 7 से 8 साल है उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी धीरे धीरे हो रही है। लेकिन जैसे ही वो इस एज को क्रॉस करता है, 10 से 11 की वर्ष की आयु को पार करता है, तो वृद्धि उत्क्षेप होने लग जाती है। लंबाई तथा वजन में अचानक होने वाली इस वृद्धि को वृद्धि उत्क्षेप कहते हैं। इस दौरान लैंगिक अंगों के तेजी से विकास होता है। अंगों का तेजी से विकास ये दर्शाता है कि अब आप बच्चे नहीं रह गए हैं बल्कि आप वयस्क होने की राह पर हैं। यही टाइम पीरियड है जब आपका दिमाग खराब होना शुरू होगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप अभी अपने बचपन से ही लिख ले और स्टार्टिंग से आप उस नेक्स्ट अवस्था में आ गए जहां पर आपको ये भी रियलाइज करना है कि अब आप बड़े हो चुके हो। तो अगर अभी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो और अभी आप क्लास 8 में हो, तो सिंपल सी बात क्या है कि आप बड़े होने की प्रोसेस पर हो। आगे चलते हैं। लड़के 14 से 15 वर्ष की आयु तक तथा लड़कियां 11 से 12 वर्ष की आयु तक यौवन आरंभ यानी कि प्यूबर्टी में पहुंच जाती हैं। इसी के साथ लड़के और लड़कियों के शरीर में 19 या 20 वर्ष तक लगातार कुछ आवश्यक परिवर्तन होते रहते हैं। इस आयु तक शरीर के सभी तंत्र पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं। जीवन के इस समय को किशोर अवस्था, युवा अवस्था, यौवन काल कहते हैं, और इंग्लिश वी कैन ऑल्सो से एडोलसेंस।
किशोर अवस्था 11 वर्ष के बाद आरंभ होती है तथा 19 वर्ष तक रहती है। लड़कों की तुलना में लड़कियों की किशोर अवस्था 1 या 2 साल पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि जो लड़के जनरली अपनी यौवन अवस्था में जाएंगे, यानी कि एडोलसेंस में जाएंगे, वो 14 से 15 साल की उम्र में जाएंगे, लेकिन जो लड़कियां हैं वो 11 से 12 वर्ष के बाद ही चली जाती हैं। तो आप जब छोटे होंगे तो जनरली आप क्या देखेंगे कि लड़कियां लड़कों के कंपेरिजन में लंबी हो रही है, उनका वेट बढ़ रहा है, और लड़के पतले से रहते हैं, उनकी हाइट भी कम रहती है। लेकिन जैसे ही लड़कों ने अपनी 14 से 15 साल की आयु को क्रॉस किया, उनकी हाइट एकदम से पहाड़ वो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये उनकी ग्रोथ का पैटर्न होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्यूबर्टी क्या होती है, कि जब हमारी बॉडी में चेंजेस होने स्टार्ट हुए, ठीक है, वो हमारी हो जाती है प्यूबर्टी, यानी कि यौवन आरंभ। ये आपके यौवन आरंभ की स्टेज है, अंत भी आएगा अभी, ठीक है। तो यौवन आरंभ की स्टेज होती है कि इस स्टेज से थोड़े थोड़े चेंजेस स्टार्ट होने लगेंगे, और एक टाइम पीरियड तक, यानी कि 20 साल तक वो चेंजेस होंगे, और उसके बाद फर्दर वो रुकते हैं और फिर अलग तरीके से वो प्रोसीड करते हैं। यौवन वह अवस्था है जिसमें एक बच्चे में गौण लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, ऊंचाई का बढ़ना, कंठक एडम्स एप्पल का बढ़ना आदि। क्योंकि लड़के या लड़की के हार्मोन्स व्यवस्था की ओर हो जाते हैं, ये यौवन आरंभ का संकेत होता है। सबसे अधिक यौवन अवस्था उस समय होती है जब लड़के और लड़के प्रजनन के लिए तैयार होते हैं। लड़कों में 11 से 16 वर्ष के बीच लैंगिक परिपक्वता आती है, लड़कियों में 10 से 15 वर्ष के बीच में। जब किशोर प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं तो यौवन अवस्था समाप्त हो जाती है। यानी कि आप सिंपल सी बात यहाँ पर क्या समझेंगे, पहले तो लड़कियां किशोर अवस्था में पहले एंटर करती है एज कम्पेयर टू बॉयज। क्लियर। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर मेन प्रोसेस जो आपने अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, जहां पर हम प्रजनन की प्रोसेस को समझ में आए थे, तो यहाँ पर हमें यह है कि लड़के और लड़की दोनों क्या हो, वो प्रजनन की प्रोसेस के लिए कैपेबल हो जाए, ये क्लियर। उसके बाद हमें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। आप जब लड़कों को देखेंगे तो छोटे से वो क्यूट से होते हैं, उनकी आवाज भी अच्छी होती है, लड़कियों को देखेंगे वो भी क्यूट सी, और आप क्लासीफाई भी नहीं कर सकते। अगर उन लड़कों को अगर हम लड़की वाले कपड़े पहना दें तो यहाँ पर हमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं देखने को मिलेगा, हम सिंपल उन दोनों को लड़की कह सकते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, हम किशोर अवस्था की मतलब एज में एंटर करते हैं, तो आप इजिली क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये एक लड़का है और एक ये लड़की है। उसके बाद आपको चेंजेस क्या देखने के लिए मिलेंगे, कि लड़कों की आवाज भारी हो जाएगी, लड़कियों की आवाज और भी ज्यादा पैनी हो जाएगी, ठीक है, और आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को वहां पर मिलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यौवन में परिवर्तन, चेंजेस इन प्यूबर्टी, क्या क्या चेंजेस होते हैं जो प्यूबर्टी में होते हैं, और वो आपको समझने हैं, घबराना नहीं है, नॉर्मल सी प्रोसेस है, हर एक इंसान के साथ होती है, क्योंकि ये हम कह सकते हैं हमारी लाइफ साइकिल है, सब इसी लाइफ साइकिल को मतलब कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़े हैं। ऊंचाई में वृद्धि, इंक्रीज इन हाइट। सबसे पहली बात तो जब आप लंबे हो जाएंगे ना, तभी आपको घर वाले कहेंगे ना कि आप बड़े हो गए। आप सोच के देखिए, आप छोटे से हैं लेकिन आपकी आवाज भारी हो गई है, तो कोई लॉजिक तो बनता नहीं। तो सबसे पहला चेंज आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, हाइट का देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, हंसेगा मत, लड़कियों की हाइट भी नहीं बढ़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, पर वो बड़ी हो चुकी है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यौवन में सबसे पहले परिवर्तन ऊंचाई में होता है। इस समय बाजू व पैर की हड्डियां लंबी हो जाती है और व्यक्ति को लंबा बनाती है। वृद्धि की दर समान नहीं होती, यह व्यक्ति दर प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। निम्नलिखित सूची लड़के व लड़कियों में ऊंचाई वृद्धि की दर को दर्शाती है। आमतौर पर ये देखा गया है कि लड़कियां यौवन काल में तेजी से बढ़ती हैं, तेजी से बढ़ने के बाद अचानक उनकी वृद्धि रुक जाती है। यानी कि जो इनिशियल पीरियड होता है लड़कियों का, जनरली वो तब अपनी ग्रोथ दिखाती है, लड़के इतनी जल्दी से अपनी ग्रोथ नहीं दिखाते। यौवन आरंभ होगा उनका, वो धीरे धीरे चलेंगे, और एक स्टेज आएगी कि वो एकदम से बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे। आप जनरली देखते भी होंगे कि जो लड़के आपके साथ अभी पढ़ रहे हैं, क्लास 5th में होंगे, क्लास 4th में होंगे, तो वो आपके इक्वल होते थे, आपसे थोड़े से छोटे होते थे, लेकिन जैसे क्लास 8th में आए, 9th में आए, 10th में आए, उनकी जो लंबाई है वो बढ़ गई। और जनरली केसेस में ये भी देखा जाता है कि लड़के लंबे ही होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुल ऊंचाई की गणना, वर्तमान ऊंचाई सेंटीमीटर में, इस आयु में कुल ऊंचाई का प्रतिशत, और फिर उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक लड़के की आयु 12 वर्ष है तथा ऊंचाई 130 सेंटीमीटर है। वृद्धि के अंतिम समय में उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, अगर ये है उसकी हाइट 130 सेंटीमीटर, ठीक है। और 12 वर्ष में जनरली क्या हाइट होनी चाहिए, लड़के के लिए दी हुई है 84%, तो 130 डिवाइडेड बाई 84 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अप्रोक्सीमेटली 154.76 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर क्या केस होता है कि पेरेंट्स पहले इतने एजुकेटेड होते नहीं थे, ठीक है, और थोड़ा सा, या फिर वो अपने काम में, क्योंकि देखिए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, आपके एजुकेशन पे लगा रहे हैं, तो उनका ध्यान यहाँ नहीं जाता था, ठीक है।
अब जब आपके पास एक पैमाना आता है तो आपको पता है कि आपका बच्चा सही तरीके से ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की जो उम्र है वो तो बड़ी हो चुकी है लेकिन उसकी हाइट बड़ी नहीं हो रही, तो एक प्रॉब्लम है। आपको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर बच्चों अब आपको ये पता चल गया कि आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेट कीजिए, अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि अगर आपकी उम्र के हिसाब से आपकी हाइट सही चल रही है, वेल एंड गुड। अगर नहीं चल रही तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास चांसेस है कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं कि आपने देखा होगा कि किसी परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई लगभग समान ही होती है, अर्थात थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा। यह इसलिए होता है क्योंकि लंबाई वंशानुपात, यानी कि ये आपका जेनेटिक है। अगर आपके मम्मी पापा लंबे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप भी लंबे हो जाओगे, बट ये पत्थर की लकीर नहीं है कि अगर वो लंबे हैं तो आप भी लंबे होंगे। थोड़ा सा चेंज होता ही होता है, मिलने वाले जीन पर निर्भर करती है। इसलिए वृद्धि के वर्षों में सही प्रकार का भोजन खाना अति आवश्यक है। यह हड्डियों, पेशियों व शरीर के अन्य भागों की वृद्धि के लिए पोषण में मदद करता है। एडोलसेंस में आती है, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका खान पान भी बहुत अच्छा हो, और तभी आपकी बॉडी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगी, नहीं तो वो ग्रोथ को नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि उसके पास कुछ बढ़ाने के लिए है ही नहीं। आप उसे न्यूट्रिएंट्स दे ही नहीं रहे तो फिर कहाँ से हाइट पड़ेगी, राइट। आगे चलते हैं, शरीर के आकार में परिवर्तन, चेंजेस इन बॉडी। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, कभी कभी किशोरों की टांगे और हाथ शरीर के अनुपात के हिसाब से अधिक लंबे दिखाई देती है, लेकिन शीघ्र ही शरीर के अन्य भाग बढ़कर शरीर के उचित अनुपात पे बनाते हैं। क्या आपने देखा है कि आपकी कक्षा में सबके कंधे व छाती छोटी कक्षा के छात्रों की तुलना में बराबर है? ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी कक्षा के छात्र भी यौवन आरंभ की आयु सीमा में पहुंच गए हैं, जिसमें सभी की छाती चौड़ी हो जाती है। तो कहते हैं ना, 36 की छाती 16 का डोला, ये वाला जो गाना है यहाँ पर पूरा एप्लीकेबल होता है कि उनका साइज, जनरली लड़कों की बात की जा रही है कि वो बढ़ जाती है, और जो छोटे बच्चे उनका भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो यौवन आरंभ की स्टेज में आ रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, इसे कहते हैं हम कंटक। ये नॉर्मली आपको मेल्स में देखने को मिलेगा, यानी कि लड़कों में देखने को मिलेगा। और जैसे ही एडम सेपल बाहर आ जाता है तो लड़कों की जो आवाज होती है वो सॉफ्ट से किसमें चेंज हो जाएगी, वो भारी आवाज में चेंज हो जाएगी। लड़कियों का एडम सेपल नहीं आता है तो उनकी जो पिच होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। जनरली लड़कियां पैनी आवाज, जिसे इरिटेटिंग वॉइस भी कहते हैं बच्चों, उसमें आ जाती हैं। हर किसी के लिए नहीं होता, बट जनरली हो जाता है। आवाज में परिवर्तन, लड़कों में ग्रास नली यानी कि लैरिंक्स की अच्छी वृद्धि के कारण उनकी आवाज में बदलाव आता है, जो कि गले में स्थित कंठक केटुआ से पैदा होती है। लड़कों की आवाज गहरी, रुक्ष और होती है, जबकि लड़कियों में ग्रास नली में के छोटे होने के कारण ये बाहर की और मुश्किल से दृष्टिगोचर होता है। सामान्यतः लड़कियों की आवाज तेज और पतली होती है। किशोर लड़कों में आवाज वाली पेशियां कर्कश या रुक्ष हो जाती है। यह अवस्था कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक रहती है, उसके बाद स्वयं सामान्य अवस्था में आ जाती है। कि स्टार्टिंग फेज में तो जब लड़कों की आवाज भारी आ रही है, तो जब उनका एडम सैपल है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उन्हें फेस करने के लिए मिल सकती है, बट इट्स टोटली नॉर्मल, एक प्रोसेस है। इसके लिए कोई भी डॉक्टर को कंसल्ट मत कीजिए, आफ्टर सम टाइम ये ठीक हो जाएगी। बट ये कंटिन्यूस रहती है मोर देन अ वीक, तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए। अब बच्चों में जो नेक्स्ट चेंज देखना है वो है आपका स्वेद और वसा ग्रंथियों के क्रियाकलाप का बढ़ना, यानी कि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। अब ये क्या होते हैं, आपने जनरली देखा होगा कि जैसे आप एडोलसेंस की एज में जाते हैं ना, तो आपके मुंह पे पिंपल आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन जानते हैं। आपको रीजन पता चल जाएगा तो शायद आप इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सके। लड़कों में तैलीय ग्रंथियों से होने वाले अत्यधिक स्राव त्वचा को तैलीय और चमकदार बनाता है, जबकि लड़कियों में वसा ग्रंथियों से होने वाले अत्यधिक स्राव त्वचा को कोमल, तैलीय और चमकदार बनाता है, तथा इससे उनकी त्वचा पर मुहासे व फुंसियां भी हो सकती है। अनेक किशोरों में इन वसा ग्रंथियों के क्रियाकलाप के बढ़ने से उनके चेहरे पर मुहासे निकल जाते हैं। दिस योर मुहासे पिंपल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने जनरली देखा होगा कि आपके ना ऑयली स्किन है और डर्ट आपकी स्किन में स्टोर हो चुकी है। तो ये जो आपके सेबेशियस ग्लैंड्स हैं या आपके क्रियाकलाप का बढ़ना है, जो ग्रंथियों का बढ़ना है, वसा ग्रंथियों का, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही तैलीय ग्रंथियां अत्यधिक स्राव छोड़ती है, यानी कि स्वेट अत्यधिक छोड़ती है, तो क्या होता है, ऑयली और चमकदार बन रही है। बट जब ये ऑयल आप अच्छी तरीके से वॉश नहीं कर रहे हो और ये स्टोर होता जा रहा है, तो फर्दर क्या करेगा, ये फर्दर पिंपल्स को फॉर्म करेगा और फिर आपके मुंह पर मुहासे आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं लैंगिक अंगों का विकास। यहाँ पर लड़कों में किशोर अवस्था में वृषण और लिंग जैसे लैंगिक अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। वृषाणु शुक्राणु उत्पन्न करना भी शुरू कर देते हैं। लड़कियों में किशोर अवस्था में अंडाशय का आकार बढ़ जाता है तथा अंडे परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। अंडाशय परिपक्व अंडों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप सिंपल सी बात यहाँ पर ये देखेंगे कि जब हमारी बात हो रही है मेल और फीमेल की, तो पहली बात तो हम जैसे ये टीनेजर की एज में इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा चेंज आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पर वृषाणु और ये स्पर्म्स वगैरह जो है वो आपके परिपक्व होने लगेंगे। और फीमेल्स में आप क्या देखेंगे कि जैसे वो एडोलसेंस की एज होती है उन्हें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं दिमागी, बौद्धिक और भावनात्मक परिपक्व तक पहुंचना।
अब आप ये चीजें तो नोटिस कर रहे हैं कि उनकी बॉडी डेवलप कर रही है, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल चीजें हैं जो सबको ही दिख रही हैं। लेकिन बच्चों की मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी पर क्या होता है, ये चीजें अब आपको समझनी है और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी समझनी है, आपके पेरेंट्स को भी समझनी है। ये वह गुण है जो दो लिंगों में अंतर स्पष्ट करते हैं। किशोर अवस्था में एक ऐसा समय है जिसमें एक व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति में बदलाव आता है। इस समय उनका बौद्धिक विकास होता है तथा उनकी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है। कभी कभी कई किशोर अपने शरीर और दिमाग में होने वाले परिवर्तनों के कारण अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें असुरक्षित महसूस करने की बजाय इन परिवर्तनों के विषय में जानकारी लेनी चाहिए। ये सभी परिवर्तन शारीरिक विकास का एक प्राकृतिक हिस्सा है। तो बच्चे सोच के देखिए, आपकी आवाज भारी हो रही है, ठीक है, आपकी दाढ़ी मूंछ आ रही है, आपको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है, आपके फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, आपके सोचने की जो थोड़ी कैपेसिटी है वो चेंज हो रही है आपके शैशव काल से। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं एबनॉर्मल तो नहीं हूँ, क्या ये चेंजेस सिर्फ मेरे साथ ही तो हो रहे हैं। बहुत सारे पहले होते थे ये वाले क्वेश्चंस, आज की जनरेशन के क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया की हेल्प से बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गैदर कर चुके हैं। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन कि आप एक चीज को सही और गलत के तराजू में नहीं तोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका इनिशियल पीरियड है वो, और इनिशियल पीरियड में जब बच्चे कुछ, आप सोच के देखिए, जब आप चलना भी शुरू कर रहे थे तो 2-4 बार गिरे थे ना, तभी तो चलना शुरू किया था। तो इस मोमेंट पर आपको कंफ्यूजन बहुत होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप डेंजर जोन में हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, या फिर इसका उल्टा कि आप सबसे ज्यादा सर्वशक्तिशाली हो, आप तो गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते हो, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। तो ये वाला टाइम पीरियड है। आप देखिए, आप पूरी तरह से बड़े भी नहीं है, पूरे तरीके से छोटे भी नहीं है, आप मिड एज में है, ठीक है। और जब मिड कैटेगरी में रहता है बच्चा, तो वो ऊपर से भी जाएगा और नीचे से भी जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गौण लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स। यौवन आरंभ में लड़कियों के स्तन विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं और लड़कों के मूछ तथा दाढ़ी आने लगती है। लक्षण ही नर और मादा को पहचानने में सहायता करते हैं। इन लक्षणों को ही गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। यानी कि जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स हैं, वो सारी आपकी बॉडी के चेंजेस होंगे, जिससे आप क्लासिफाई कर सकते हैं इन फर्दर एज अ मेल और एज अ फीमेल, ठीक है। उससे पहले तो हम क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो जो जो चेंजेस आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। किशोरों में होने वाले परिवर्तन हार्मोन्स के कारण होते हैं, अर्थात स्रावी ग्रंथियों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होते हैं। टेस्टोस्टेरोन नामक नर हार्मोन किशोर अवस्था या यौवन आरंभ में वृषणों से स्रावित होता है। लड़कों में होने वाले परिवर्तन जैसे दाढ़ी, मूछ आना इस हार्मोन के कारण ही होता है। यानी कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है और उसी की वजह से जो जो चेंजेस होने हैं उनकी बॉडी में, वो देखने को आपको मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक चेंज क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ हार्मोन। आप मेल क्यों हो, जस्ट बिकॉज ऑफ अ हार्मोन। आप फीमेल क्यों हो, जस्ट बिकॉज ऑफ अ हार्मोन। क्योंकि हार्मोन जिस तरीके से रिलीज होंगे, उसी तरीके से आपके सोचने समझने की क्षमता होगी और उसी की तरीके से आपकी बॉडी की डेवलपमेंट होगी। लड़कियों में यौवन आरंभ अर्थात यौवन काल शुरू होते ही अंडाशय, इनमें क्या निकल रहा है, एस्ट्रोजन नामक मादा हार्मोन पैदा करता है, जो कि लड़कियों की छाती को विकसित करता है। दूध स्रावित ग्रंथियां या स्तन्य ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड छाती के अंदर विकसित होना शुरू हो जाती है। पीयूष ग्रंथि से प्राप्त होने वाला एक हार्मोन में दूध का उत्पादन नियंत्रित रहता है। बच्चा होने के बाद बच्चों को दूध पिलाने के लिए यह स्वयं कार्य करने लगता है। यानी कि जो आपकी पीयूष ग्रंथि यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी की वजह से आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है। जो आपकी हाइट वगैरह इंक्रीज होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होती है। और इसी की वजह से आपके जो मेमोरी ग्लैंड है वो फर्दर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और जब आप इन फ्यूचर, जो फीमेल्स है इन फ्यूचर जब प्रेग्नेंट होंगी, तो वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए कैपेबल होंगी। आगे चलते हैं। आरंभिक जनन कार्य में हार्मोन्स की भूमिका, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जितनी भी आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं, हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। अगर मैं मेल हार्मोन की बात करूं तो आपका टेस्टोस्टेरोन आएगा, और अगर मैं फीमेल हार्मोन की बात करूं तो आपका एस्ट्रोजन आएगा। अब हम इनके रोल को समझ लेते हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। लैंगिक अंगों की परिपक्वता व पिट्यूटरी ग्रंथि से एफएचएस यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्रवन के साथ जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि नर व मादा के गौण लैंगिक लक्षणों के लिए हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं। लैंगिक हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि के नियंत्रण में होते हैं। पिट्यूटरी बहुत से हार्मोन्स का स्रवन करती है, जिससे अंडाशय के परिपक्व होने पर अंडों व वृषणों में शुक्राणु का निर्माण होता है। आप है ना, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। हर किसी को एक नाम दे देते हैं ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने दिया हुआ है ग्रोथ हार्मोन। तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की ग्रोथ, तो ग्रोथ है ना, वृद्धि तो वृद्धि है। तो कोई भी अगर वृद्धि हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से वर्क कर रहा है तो आपकी बॉडी नॉर्मल तरीके से फंक्शन करेगी, हर एक ग्रोथ आपके साथ होगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्रंथ से हमें क्या मिल रहा है,
यहाँ पर हमें मिल रहा है FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप ये पढ़ चुके हैं प्रजनन क्या होता है, और प्रजनन के लिए आपका FSH होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे पास FSH होगा तभी हम प्रजनन के लिए कैपेबल हो पाएंगे। अब पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के प्रभाव से वृषण संख्या होकर टेस्टोस्टेरोन नर में तथा अंडाशय सक्रिय होकर एस्ट्रोजन मादा में एक स्रवण करते हैं। आप ये देखिए कि प्रजनन के लिए स्पर्म और ओवम का होना जरूरी है, ठीक है। और अगर अब हम बैक जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो ये दोनों कैसे आएंगे, ये आपके आएंगे पिट्यूटरी ग्रंथि से, जब हमारे पास FHS होगा, ठीक है। फिर रक्त वाहिनी से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में तक पहुंचता है। यौवन आरंभ शुरू होने पर शरीर में उत्तेजित परिवर्तन, तो फर्दर फिर आपकी बॉडी में परिवर्तन भी तो होंगे, ठीक है। आप सोच के देखिए कि ये आपकी लाइफ की वो स्टेज आ गई कि अभी तक आपके पेरेंट्स आपके खाने पीने छोटी से बड़ी सब हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे। जैसे जैसे आप यौवन आरंभ में जाते हो तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो गए हो अब हर एक चीज करने के लिए। तो जब आपके सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो प्रेशराइज तो फिर आप हो गए होंगे। तो ये वो वाला स्टेज है। बट बच्चों यहाँ पर ये जो इनिशियल स्टेज है, आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है वो थोड़ी आती है, धीरे धीरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, क्योंकि एकदम से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दे देंगे तो फिर तो आपका गिरना संभव ही है, मतलब गिरोगे ही गिरोगे। तो यहाँ पर आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर चीजों को सही तरीके से हैंडल कर फिर आगे बढ़ना होता है। आगे चलते हैं। मानव जीवन में प्रजननीय प्रवस्था यानी कि रिप्रोडक्टिव फेजेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, किशोर अवस्था में मानव विकास की वह परिवर्तनकारी अवस्था है जिसके दौरान एक किशोर परिपक्व होकर वयस्क अडल्ट बनता है। किशोर जनन के लिए योग्य तब होते हैं जब उनके वृषण और अंडाशय युग्मक उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जनरली जब एक स्पर्म और एक ओवा मिलकर जायगोट को फॉर्म कर लेंगे तो हम कह देंगे कि ये दोनों कैपेबल हैं प्रजनन करने के लिए, राइट। तो मादा की तुलना में नर में युग्मक अधिक परिपक्व व ज्यादा समय तक उत्पादित होते हैं। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मादा की तुलना में नर में होंगे, क्योंकि जो नर के युग्मक हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है फीमेल के ओवम तक पहुंचने के लिए। तो जितने ज्यादा लिख लेंगे, हर एक इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो ओवम से अपना कॉन्टैक्ट बना लेगा, तो इसलिए उनका अमाउंट ज्यादा है। उसके बाद मादा में जनन अवस्था 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है और 45 से 50 वर्ष तक समाप्त हो जाती है। यौवनावस्था के दौरान अंडाशय में अंडे परिपक्व होने लगते हैं। किसी भी एक अंडाशय में एक अंडा फेलोपियन ट्यूब में प्रत्येक 28 से 30 दिन में एक बार आता है। इस दौरान गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। अगर निश्चित हो जाए और विकसित होना शुरू कर दे तो ये गर्भावस्था का परिणाम होता है। यदि निश्चित नहीं हुआ, अंडा गर्भाशय की मोटी दीवार के साथ गिर जाता है, इसे रजोध्रम कहते हैं। रजोध्रम लगभग 28 से 30 दिनों में होता है। इसे रजोध्रम चक्र कहते हैं। पहला रजोध्रम यौवन आरंभ में होता है। यानी कि जनरली हमने देखा था कि जो फीमेल्स है वो प्रजनन के लिए कब कैपेबल होती हैं, कि जब उनका जो फेलोपियन ट्यूब से अंडा आ रहा है, यानी कि आप समझ लीजिए मेंस्ट्रुएशन के बाद वो कैपेबल है। अब ये जो रजोध्रम है जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कह रहे हैं, ये होता कैसे है। आपकी बॉडी, अब जैसे आप यौवन आरंभ की ओर जा रहे हैं तो आपकी बॉडी को ये पता चल गया है कि अब उन्हें क्या करना है, कि उन्हें एक अंडे को 28 से 30 दिन के गैप में फेलोपियन ट्यूब में भेजना है। अब जब मैंने आपको प्रजनन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि फेलोपियन ट्यूब पर अगर ये ओवम का कॉन्टैक्ट स्पर्म से हो जाता है तब तो क्या होगा, तब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। फिर क्या आप कह देंगे कि हाँ ये गर्भ अवस्था है, ये प्रेगनेंसी है। लेकिन इन सपोज केस 28 से 30 दिन में जो अंडा फेलोपियन ट्यूब में आ रहा है, अगर उसे किसी भी स्पर्म का कांटेक्ट नहीं मिलता है तो फर्दर ये जो है ये क्या करेगा, ये आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा, क्योंकि ये ओवरी से तो बाहर निकल चुका है, अभी वापस नहीं जाएगा, फिर आपकी बॉडी से ही बाहर जाएगा। जैसे कोई भी अंडा फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है तो जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है यानी कि जो आपका गर्भाशय है उसकी जो लेयर्स है वो मोटी हो जाती है। तो जब ये एग बाहर आने की कोशिश करता है तो इस प्रोसेस में आपको पेन होता है और आपको ब्लीडिंग होती है। अब जो ब्लीडिंग की प्रोसेस है वो फीमेल टू फीमेल डिपेंड करती है, किसी को सिर्फ 3 दिन होंगे, किसी को 5 दिन होंगे, किसी को 1 हफ्ता होंगे, तो वो डिपेंड करता है, जेनेटिक भी होता है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये चीज भी समझी कि जो कैपेबिलिटी है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो वो 45 से 50 वर्ष तक की होती ही है फीमेल्स में। आप लॉजिक लगा के देखिए कि टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है 10 से 12 वर्ष की। क्या आप जब 10 साल के थे उसके बाद से या 12 साल के बाद से आप रेडी थे, लेकिन अब ये अंडों की क्वांटिटी होती है तो इतने सारे एग आपके वेस्ट होंगे, तो उतनी फिर वो जो कैपेबिलिटी होती है आप कह लेंगे उतनी नहीं रहती। ठीक है, आगे चलते हैं। 45 से 50 वर्ष की आयु में रजोद्रम रुक जाते हैं। रजोद्रम रुकने को रजनो निवृत्ति कहते हैं। रजोद्रम चक्र हार्मोन से नियंत्रित होता है। इस चक्र में अंडों का परिपक्व सम्मिलित होता है। यदि गर्भावस्था नहीं होती तो ये टूट जाता है। अगर अंडा निषेचित हो जाता है तो विभाजित होना शुरू कर देता है
और तब अग्रिम विकास के लिए गर्भाशय में चिपक जाता है। यानी कि सिंपल सी बात आप यहाँ पर ये समझेंगे बच्चों कि अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं तो देन यू आर कैपेबल फॉर प्रेगनेंसी। अगर वो रुक चुके हैं, जो कि जनरली एक ये आपका है 45 टू 50 में वो बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है। आगे चलते हैं, शिशु का लिंग कैसे निर्धारित होता है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। अब ये टॉपिक आपको यहाँ पर क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब हम एंशिएंट टाइम में जाए तो लड़का पैदा होना हमारे देश के लिए बहुत बड़ी, मतलब एक ऐसा कह लीजिए कि आप ट्रॉफी जीत के लेके आए। तो जब लड़का पैदा नहीं होता था और बहुत सारी लड़कियां पैदा हो जाती थी, तो जनरली लड़कियों को दोष दिया जाता था कि आप इतने कैपेबल नहीं है कि आप एक लड़का पैदा कर सके। तो इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है बच्चों, और इस पर ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि लड़का या लड़की पैदा करने की जितनी भी कैपेबिलिटी है वो एक मेल पर ही है, फीमेल का उसमें कोई रोल नहीं है। कैसे, ये समझते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माता की, और ये है हमारे पिता। ठीक है, आप जनरली देखेंगे कि फीमेल्स के अंदर, वैसे तो हम में दोनों में ही सेम आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सारे क्रोमोसोम्स मेल एंड फीमेल में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस आपके जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम सेक्स हार्मोन्स की बात करें माता में, तो उनके पास XX है, और अगर हम बात करें पिता में, तो उनके पास XY है। अब जब अंडाणु और स्पर्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है कि माता भी एक हार्मोन देगी, क्योंकि पेयर है, तो माता भी एक हार्मोन देगी और पिता भी एक हार्मोन देंगे। फॉर इन सपोज केस आप सोच के देखिए कि माता के पास क्योंकि XX है तो दोनों बारी में वो क्या देगी, वो XX ही देगी, लेकिन पिता के पास XY है। तो जब पिता माता को X और X देता है, क्योंकि माता ने भी X दिया पिता ने भी X दिया, तो वो बन जाता है XX। एंड XX मीन्स कि क्या होगा, बेबी जो जेंडर होगा बेबी का वो क्या होगा, वो होगा फीमेल, इज अ बेबी गर्ल। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर पिता ने Y दिया तो माता तो अभी भी X दे रही है, तो X और Y मिलके बन जाएगा लड़का। तो अब मुझे ये बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल है लड़का या लड़की पैदा करने के लिए। ऑब्वियसली जिसके पास ऑप्शन है कुछ अलग देने का, राइट, क्योंकि माता के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया भगवान ने, पिता ने दिया है। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, और इससे रिलेटेड अवेयरनेस जरूर फैलाइए बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम जाते हैं कि लड़का या लड़की, बॉय और गर्ल, X गुण सूत्र लड़की के लिए होता है व Y गुण सूत्र लड़के के लिए। यदि नर का X गुण सूत्र मादा के X गुण सूत्र के अंडे को निषेचित करता है तो शिशु लड़की होगी, क्योंकि शिशु के दोनों गुण सूत्र XX है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अतः पिता के शुक्राणु शिशु के लिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, ना कि माँ के। ये मानना कि माता शिशु के लिंग के लिए उत्तरदायी है, ये गलत है, और इस तरह का दोष लगाना अन्याय है। आगे चलते हैं। अब बच्चों में पढ़ना है अंतःस्रावी ग्रंथियां, लैंगिक हार्मोन से भिन्न हार्मोन, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेक्स ऑर्गन से थोड़े से अलग है, और देखेंगे क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं। लेकिन यह हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको एक अच्छा सा रिविजन करना है। आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।